हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम मजे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। तो आपको आज एक और नए टॉपिक को पढ़ाते हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? गॉस के थ्योरम से रिलेटेड। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन पूछता है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आप डिफिनेशन बताइए। फिर कहता है स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम, और साथ ही कभी कभी ऐड कर देता है डिड्यूस कुलम्स लॉ। डिड्यूस कुलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। इतना बात बताता है। लॉन्ग क्वेश्चन में रहता है, 5 नंबर का पता होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर ढेरों स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर, जो हमेशा एग्जाम के टाइम में आपके साथ बने रहते हैं और एक नए क्वेश्चंस को पढ़ाकर आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि समझा हुआ क्वेश्चन याद करना बेहद आसान है। क्या समझा हुआ क्वेश्चन याद करना बेहद आसान है, और याद रहेगा तभी तो एग्जाम में लिखेंगे और अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक बात है। चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके आंसर को शुरू करते हैं, और आंसर में सबसे पहले लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चाहिएगा तो सिंबल भी दे सकते हैं, फाई से दिखाते हैं, और इलेक्ट्रिक है तो ई लगा देते हैं। ये क्या होता है, आइए जरा इस पर विचार करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? ये होता है द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड passes through a closed surface area। किसी क्लोज्ड सरफेस एरिया से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास करेगा, इसका मेजरमेंट बतलाता है। कौन बतलाता है? इसका मेजरमेंट बतलाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। गॉट इट? चलिए तो बारी बारी से चीज को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं अपने पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है। एक सेकेंड, इसमें आप एक वर्ड छूट गया, पासेज नॉर्मली। पासेज नॉर्मली थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस एरिया। नॉर्मल चिरता हुआ जाना चाहिए, है ना। तो फिर से देख लीजिए, द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पासेज नॉर्मली थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस एरिया इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक क्लोज्ड सरफेस एरिया इज कॉल्ड, लिख भी देते हैं, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या मतलब? आइए इसको जरा समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है कुछ इस प्रकार से, और इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास कर रहा है। कर सकता है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास। तो कितना लाइन्स पास किया? 1 2 3 4 5 6 7। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा इसका? 7। कितना लाइन्स पास किया इसको हम लोग बताते हैं कि ये इतना लाइन्स पास किया है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना होगा। जितना लाइन पास करेगा उतना काउंट करके बता देंगे। ठीक है, बस ध्यान रखने वाली बात है। कौन सा बात? पहला बात, ये नॉर्मली पास होना चाहिए। यानी कि अगर आपका एरिया इस तरीके से है, सामने से ये स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस तरीके से चिरता हुआ सा जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक,
और दूसरा कि आपका जो सरफेस दिया गया है वो हमेशा क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। क्लोज्ड सरफेस का मतलब क्या? 3D एरिया होना चाहिए, ताकि उसका डायरेक्शन हमेशा 3D एरिया का डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड ही जाए, आउटवर्ड ही जाए। कुछ आया बात समझ में? तो passes normally through a closed surface area is called the electric flux। ये सब पिक्चर बनाना नहीं है ना, यहां समझते हैं फिर चीज को। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका डिपेंड करता है, किसके ऊपर करता है? डिपेंड हम लोग का करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। क्यों? क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उतना ही ज्यादा पास करेगा। नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा पास करेगा कहां से? जहां का इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा। तो फाई यानी कि इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिपेंड किया किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। और साथ ही डिपेंड किया क्लोज्ड सरफेस एरिया के ऊपर कि एरिया कितना है। अगर एरिया बड़ा होगा तो ज्यादा लाइंस पास करेगा, एरिया छोटा होगा तो कम लाइंस पास करेगा। ठीक है, अब इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहां से कंक्लूजन निकालते हैं। क्या कंक्लूजन निकालते हैं? डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली the scalar or dot product of electric field and area vector। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। द स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दैट इज क्या मतलब? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर नंबर है, नंबर का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता ना, नंबर का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर कब होगा? जब दो वेक्टर का डॉट गुना होगा, ई डॉट ए, तो ई डॉट ए, या कह सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। बता देंगे वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहां थीटा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। क्योंकि डॉट हटाएंगे तो कॉस लगाएंगे, डॉट हटाएंगे तो कॉस लगाएंगे। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट ए क्या होगा? ई ए कॉस थीटा, है ना। तो थीटा क्या है? दोनों के बीच का एंगल है। ठीक बात है। चलिए अब इसका लिख सकते हैं हम लोग एस आई यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का एस आई यूनिट हो जाएगा आपका न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक, इसका डायमेंशन, अगर डायमेंशन की बात करें तो न्यूटन का आपको पता होगा डायमेंशन mlt का पावर -2 होता है, एरिया का एल स्क्वायर होता है, और कूलम्ब का कितना होता है? जी बिल्कुल सही, 80 होता है। ये सब तो बताए हुए हैं। इसी में जब एक साथ करेंगे तो m रहेगा अकेला है, l इंटू एल स्क्वायर, l का पावर 3, t का पावर -2 है पहले से, और नीचे वाला t ऊपर जाएगा तो t का पावर -3, और a भी ऊपर गया तो a का पावर -1। ये हो गया इसका डायमेंशन। और एक काम का बात लिख देंगे नीचे से एरो देकर के, ऐसे भी इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। किसका? केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अभी और भी है, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम, वो सब बताएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर आप यहां तक लिखिएगा तो डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरा पूरा हो गया। अब इन सबों को मिटाते हैं और आते हैं स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम पे। ठीक, इस सबको मिटा दें क्योंकि एक ही स्टेप में स्टेटमेंट भी कर देना है और प्रूफ भी डाल देना है। चलिए गया। अब यहां से हम लोग आते हैं, उठाते हैं गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम ये क्या है? आइए जरा इसके बारे में चर्चा करें। वैसे आपको पता होगा
इस थ्योरम को किसने दिया था? कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। बट इसको आंसर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग लिटरेचर में पढ़े जाएगा, मतलब लैंग्वेज में तो सब लिखवाए भी होंगे कि दिस थ्योरम वाज गिवन बाय मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस। ठीक है, तो गॉस ने इस नियम को दिया था। ठीक बात है, जब गॉस ने नियम दिया था तो क्या दिया था, आइए उस पर चर्चा करते हैं। चूंकि क्वेश्चन का आंसर करना है ना, तो लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम। According to Gauss's theorem, the total electric flux, जो भी डिफाइन किया हम लोग, linked with a closed surface, the total electric flux linked with a closed surface is equal to 1/epsilon naught times the total charge enclosed by the surface। तो किसी सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज हुआ, किसी सरफेस के द्वारा कितना चार्ज इनक्लोज हुआ, तो जितना भी चार्ज इनक्लोज होगा उसका 1/epsilon naught टाइम्स, 1/epsilon naught टाइम्स क्या कहलाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। दैट इज गॉस का कहना था कि किसी भी बंद पृष्ठ से, क्लोज्ड सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में प्रेजेंट या इनक्लोज्ड चार्ज का 1/epsilon naught होता है। यही आपका गॉस का थ्योरम, जहां where Q enclosed is the total algebraic sum of all the positive and negative charges present in the closed या गॉसियन सरफेस। तो किसी भी गॉसियन सरफेस या क्लोज्ड सरफेस पर जितना भी चार्ज प्रेजेंट होगा उन सबों का क्या हो जाएगा, epsilon naught टाइम्स 1/epsilon टाइम्स। जैसे कि आपको एग्जांपल से समझाते हैं, मान लेते हैं ना अपने पास सिस्टम में कुछ चार्जेस दिया गया है, +Q1 +Q2 +Q3 -Q4 -Q5। तो क्या करेंगे, इसको एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर हम लोग इनक्लोज्ड करेंगे, सील पैक, डब्बा बंद। इसी इनक्लोज्ड सरफेस को बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इसका डिफिनेशन आप लोग को ध्यान में होगा। वैसा सरफेस, वैसा क्लोज्ड सरफेस, जो कि 3D में होगा ये जब भी होगा, तो वैसा क्लोज्ड सरफेस जिसमें दिए गए सिस्टम का चार्ज क्या हो जाए, इनक्लोज्ड हो जाए। दिए गए सिस्टम का चार्ज क्या हो, परिबद्ध हो जाए, इनक्लोज्ड हो जाए, बोले तो सील पैक हो जाए, डब्बा बंद हो जाए। तो वैसे रियल या इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस को ही क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर इस गॉसियन सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q इनक्लोज्ड बोले तो Q1 +Q2 +Q3 -Q4 -Q5 होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। इस तरीके से। तो आप यहां तक में आंसर ऐसे आपका कंप्लीट है। चाहिएगा तो इसको ऐड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। 10 यहां से हम लोग बोलते हैं 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई क्लोज्ड सरफेस के लिए सर्कुलेशन ऑफ वेक्टर E.A और ये बराबर होता है Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। एक ही साथ चाहिएगा तो इसको आप कैरी कर सकते हैं। ये आपका गॉस का थ्योरम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, गॉस का थ्योरम हो गया। अब गॉस के थ्योरम का प्रूफ, तो चलिए इसमें थोड़ा सा ऐड करते हैं प्रूफ कि कैसे होगा सर ये। आइए दिखाते हैं आपको। मान लेते हैं अपने पास सिस्टम में कोई +Q चार्ज है, हो सकता है जहां से अपने पास सिस्टम में कोई +Q चार्ज है जहां से
आर डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट दिया गया है पी, ठीक बात है। तो क्या करेंगे, इस पी पॉइंट के अक्रॉस एक गॉसियन सरफेस बना देंगे और बोल देंगे गॉसियन सरफेस। कोई दिक्कत? एक तो इसको लैंग्वेज में डाल देते हैं, let us consider a point charge plus q and another point p at a distance r, छोटा वाला r है ना, r from the given charge, then इधर से मिटा दें। तो गिवन चार्ज से r दूरी पर कोई पॉइंट दूसरा दिया गया है p, तब देन enclosed the given charge into a गॉसियन सरफेस। चूंकि दिए गए चार्ज को जब तक हम लोग इनक्लोज नहीं करेंगे तब तक तो गॉस का थ्योरम लगा ही नहीं सकते, है ना। तो दिए गए चार्ज को क्या किया हम लोग, एक गॉसियन सरफेस के अंदर डॉटेड वाला से इनक्लोज कर दिए, नाम भी लिख दिया गॉसियन सरफेस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। 10 द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the closed surface is, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, याद होगा आपको, सर्कुलेशन ऑफ E डॉट ए, वेक्टर E डॉट ए, या लिख सकते हैं फाई E बराबर E A cos थीटा फॉर ए पॉइंट चार्ज Q। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कर दिए, इसको डॉट हटा दिए तो कॉस लगा दिए। तो किसी पॉइंट चार्ज Q के लिए, फॉर ए पॉइंट चार्ज Q एट ए डिस्टेंस R, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो Q चार्ज है, Q चार्ज है, यहां से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये वैल्यू आपको पता है कि कोई चार्ज Q है, यहां से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये वैल्यू आपको पता होगा, याद भी होगा, कई सारा न्यूमेरिकल से बना हुआ है इसके ऊपर। 10 अतः वैल्यू डाल देते हैं फिर, तो फाई E बराबर हो जाएगा आपका, E का वैल्यू Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर इनटू A cos थीटा, या कांस्टेंट को, अच्छा सर्कुलेशन छूट गया ना, या कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट सर्कुलेशन ऑफ A cos थीटा बटा R स्क्वायर। ये क्या वैल्यू होता है, ये वैल्यू तो सॉलिड एंगल का होता है, Q बटा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट सर्कुलेशन ऑफ सॉलिड एंगल ओमेगा। ओमेगा कहां से कहां तक जाता है, तो 0 से लेकर 4 पाई तक जाता है। ओमेगा कहां से कहां तक जाता है, 0 से लेकर 4 पाई तक। कुछ नहीं किया, कांस्टेंट था ना Q कांस्टेंट, 4 पाई इप्सिलॉन कांस्टेंट, तो बाहर निकाल दिए। वेरी क्या करेगा, एरिया, क्योंकि गॉसियन सरफेस अपने मर्जी से चुने हम लोग, तो एरिया वेरी किया तो A cos थीटा रह गया, क्योंकि डॉट हटाए थे तो cos लगाए थे, R स्क्वायर को इसके नीचे कर दिए। तो A cos थीटा बटा R स्क्वायर क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। आप लोग डिफिनेशन जानते होइएगा, ये क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। और अगर सॉलिड एंगल है, इसका वैल्यू कहां से कहां जाएगा, 0 से लेके 4 पाई तक जाएगा। तो लोअर लिमिट तो 0 है, रखने का फायदा होगा नहीं, तो अपर लिमिट सिर्फ डालते हैं। तो अपर लिमिट डालेंगे तो फाई E कितना आ गया, Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू, अपर लिमिट डालेंगे ओमेगा की जगह पर तो 4 पाई
जब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो फाई ई कितना आ गया, क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखिए इस पिक्चर में चार्ज कितना इनक्लोज हुआ है, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। इसको घेर लेंगे और बोलेंगे प्रूव्ड, बात खत्म। या कह देंगे फाई ई बराबर क्यू के जगह पर क्यू इनक्लोज्ड बाई इप्सिलॉन नॉट। सिंपल, यहां तक में आपका स्टेटमेंट भी प्रूफ हो जाता है। ठीक है, इन सबों को मिटा दे। अब एक चीज और आपको प्रूफ करना होता है, कभी कभी क्वेश्चन में देता है, कभी कभी नहीं भी देता है। इस सबको नोट कर लिया, वीडियो रोक के आप लोग नोट कर ही लिए होइएगा। चलिए, तो कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, कभी कभी नहीं भी दे देता है। कहीं दे दिया तो क्या करेंगे, इसलिए हम लोग उसको तैयार करके ही चलेंगे। चलिए सब मिटाते हैं इसको, और मिटाने के बाद हम लोग तो इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ, लिख भी देते हैं, या डिड्यूस तो क्वेश्चन में था ही, हम लोग सीधा लैंग्वेज लेते हैं, कहते हैं डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। गॉस के थ्योरम से कूलम्ब के लॉ का डिडक्शन कैसे डिड्यूस करते हैं। चलिए आइए यहां पर देखते हैं फिर से। तो अपने पास मान लेते हैं फिर से कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, जहां से आर डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट है पी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस में इनक्लोज कर देंगे। कर दिए, चलिए पिक्चर कंप्लीट करते हैं। चलिए इतना बार पहले लिखते हैं, बारी बारी से लिखते हैं। इसमें लेटस कंसीडर, लैंग्वेज से उसी प्रकार का उठाते हैं। लेटस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q and an another point P at a distance R from the given charge। तो दिए गए चार्ज से R दूरी पर कोई दिया गया पॉइंट है P। अच्छी बात है। तब क्या किया हम लोग, अकॉर्डिंग टू पिक्चर, देन इनक्लोज्ड, क्योंकि बिना इनक्लोज्ड किए गॉस का थ्योरम हम लोग नहीं लगा सकते। देन इनक्लोज्ड द गिवन पॉइंट इनटू ए गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर रेडियस के गॉसियन स्फेरिकल सरफेस में क्या किया हम लोग, इसको इनक्लोज्ड कर दिए। ठीक है, दिख भी रहा है। आर रेडियस का एक स्फीयर था, क्योंकि देखो गॉस का थ्योरम लगाना ना, तो सरफेस इनक्लोज होना ही चाहिए। और इनक्लोज कब होगा, जब पिक्चर 3D में होगा। इसलिए हम लोग गॉसियन सरफेस में अक्सर, हाँ एप्लीकेशन में भी दिखाएंगे आपको, स्फीयर लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, है ना, स्फीयर लेते हैं, सिलेंडर लेते हैं, क्यूब लेते हैं, तो इस सब टाइप का स्ट्रक्चर लेते हैं जिससे कि 3D पिक्चर बने और चार्ज फुल्ली इनक्लोज हो सके, एकदम सील पैक रहना चाहिए, है ना, ऑफ रेडियस आर, कोई दिक्कत नहीं। देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with the Gaussian surface is। तो इस गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक होगा, तो आइए देख लेते हैं। सीधा लिखते हैं ना, फाई ई बराबर सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। डी ए क्यों लिए, हालांकि वहां आंसर लिखे थे तो वहां डी ए नहीं लेंगे, लेकिन एलिमेंट्री कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया मान लेंगे डी ए, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया क्या मानेंगे, डी ए।
और उसी एरिया को इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, यहां पर है तो 0 और ये पूरा फैलेगा तो 4πr², 0 से लेकर 4πr² तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो सर्कुलेशन में लेते हैं, छोटा सा एलिमेंट्री एरिया चुनते हैं। अब जरा देखिए, प्लस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर जाएगा, रेडियली आउटवर्ड, और ये एलिमेंट्री एरिया जो लिए हैं स्फीयर के ऊपर, ये भी तो 3D ही होगा, इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो डीए का डायरेक्शन भी किधर हो गया, रेडियली आउटवर्ड हो गया। तो ई डी ए कॉस थीटा, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डीए, सो थीटा बराबर 0 डिग्री। 10 फाई ई कितना आ गया, सर्कुलेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। ऑल्सो, अब यहां से लगाते हैं गॉस का थ्योरम, ऑल्सो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉस के थ्योरम से। गॉस के थ्योरम से तो सीखे थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, जब सीखे थे। इक्वेशन 2 मान लेते हैं इसको और बोलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से। एलएचएस में देखो भाई, फाई ई तो बराबर है ना, एलएचएस बराबर, तो आरएचएस भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। cos 0 का वैल्यू 1 हो गया, तो लिख सकते हैं डायरेक्टली ई सर्कुलेशन ऑफ डीए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये डीए कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेकर स्फीयर का एरिया 4πr² तक जाएगा। वैल्यू डालते हैं, लोअर लिमिट 0 है, लिखने का फायदा ही नहीं होगा। तो 4πr² इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड की जगह पर क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा आपका क्यू बाई 4π एप्सिलॉन नॉट r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया, यही तो आता ही है हर जगह। क्यू चार्ज के लिए r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो इतना आता ही आता है, तो हम लोग का यानी कि ट्रैक सही जा रहा है। अब यहां से मान लेते हैं कि इफ एन अनदर चार्ज, if an another charge capital Q is placed at point P, P पॉइंट पर कोई दूसरा चार्ज मान लेते हैं, यहां पे है एक दूसरा चार्ज कैपिटल Q, then the force experienced by it is F बराबर QE। तो इस कैपिटल क्यू के द्वारा फोर्स कितना एक्सपीरियंस किया जाएगा, तो F बराबर तो क्यू सीखे हुए हम लोग, तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। कैपिटल क्यू कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कोई चार्ज अगर क्यू रख दे तो वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, F इक्वल टू क्यू एक्सपीरियंस करेगा। अगर करेगा तो भाई वैल्यू डाल दो। तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ई का वैल्यू डालना है, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू है बाई 4π r², ये फोर्स का वैल्यू आ गया। तो यहां से तो स्पष्ट हो गया ना, यहां से नीचे लिख देंगे क्लियरली, इधर जगह है नहीं, इधर लिख देते हैं क्लियरली F प्रोपोर्शनल टू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू है, क्योंकि 4π तो कांस्टेंट ही है ना शुरू से। तो F प्रोपोर्शनल किसके हो गया, क्यू क्यू के, और F प्रोपोर्शनल हो गया किसके, 1/r² के। देखो r² ही बच गया यहां पे, इसी को तो बोलते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ। तो गॉस के थ्योरम के हेल्प से कूलम्ब के नियम को प्रूफ किया जाता है, प्रूफ किया जा सकता है, प्रूफ करके दिखाए हैं, कभी कभी क्वेश्चन में डाल देता है, तो आप इसको आराम से कैरी करके लिख सकते हैं कि बड़ा बात नहीं, एक ही टाइप से तो प्रूफ होता है सबका। एक बार दोबारा रफ कॉपी पर बनाइएगा, अपने आप याद हो जाएगा। लैंग्वेज तो मान के चलिए पिक्चर के अकॉर्डिंग है, पिक्चर के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को लिख देंगे, छोटा सा मैथमेटिक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला लिखते लिखते ही याद हो जाता है। सरफेस के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल होगा तो cos थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, cos 0 1 होता है, 1 छुप गया गुना में, cos का थ्योरम लगा देंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे, फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। 1 और 2 में एलएचएस चूंकि बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा, बराबर कर दिए, ये तो 0 ही हो गया। तो ई कांस्टेंट सर्कुलेशन ऑफ डीए कहां से कहां जाएगा, ये स्फीयर का एरिया
जीरो से फैल के 4 पाई आर स्क्वायर तक जाएगा, क्योंकि आर रेडियस का ही हम लोग, आप इस लाइन को देख लीजिए, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर लिए, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर लिए, है ना। तो स्फीयर का एरिया डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो उस पी पॉइंट पर अगर कोई दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू को रख दिया जाए, कैपिटल क्यू चार्ज को रख देंगे तो क्या होगा, तो उसके द्वारा फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा कितना, तो F बराबर क्यू ई। ठीक है, तो E का वैल्यू डाल दिए, Q बटा 4 पाई इफ से, यहाँ पे E का वैल्यू आया है ना, ये वाला E का वैल्यू यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं। E का वैल्यू डाल दिया, Q पहले से यहाँ पे मौजूद है फोर्स वाले फॉर्मूला में। तो यहां से क्या पता चला, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है, तो पता चला कि F प्रोपोर्शनल टू QQ है और प्रोपोर्शनल टू 1 बटा आर स्क्वायर है, और यही तो है आपका कूलम्ब का नियम। तो गॉस के थ्योरम से डिडक्शन ऑफ कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, ये आंसर भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ज्ञानवर्धक निश्चित ही। तो अगर वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट्स कर दीजिए, क्योंकि सिर्फ कमेंट के ही तो भूखे हैं, फीस तो आपसे लेते नहीं हम, है ना। तो कमेंट निश्चित ही कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। बेल आइकन बटन को पक्का दबा दीजिएगा, जिससे कि अब कोई भी क्वेश्चंस डालेंगे तो उसका आंसर सबसे पहले आपके पास पहुंचे और जल्दी से आप याद करके एग्जाम की तैयारी को दुरुस्त कर ले। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।